जब भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट एक प्लेन मिरर पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आती है। इस पॉइंट को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट से इमेज तक खींची हुई लाइन को प्लेन मिरर हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अक्सर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो मिरर्स कुछ एंगल पे रखे हुए हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस इस बात पर तो डिपेंड करती ही है कि मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, साथ ही वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी डिपेंड कर सकती है। मान लीजिए मिरर 1 की वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसका नाम हम I1 रखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से ये बात बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती है कि I1 और उसके बाद वाली सारी इमेजेस एक सर्कल पर लाई करती हैं जिसका सेंटर पॉइंट A है और रेडियस O से लेके A तक की दूरी है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का एक फुल प्रूफ तरीका जो हर केस में काम करता है। मान लेते हैं कि पहले मिरर का नाम M1 है और दूसरे मिरर का नाम M2 है। मान लीजिए OA और M1 के बीच का एंगल अल्फा है, इसी वजह से I1A और M1 के बीच का एंगल भी अल्फा होगा। लेकिन M1 से रिफ्लेक्टेड रेज जो I1 से आती हुई नजर आ रही है वो M2 पे जाके भी टकराएगी। इसी वजह से M2 के अंदर I1 की भी इमेज बनेगी जिसका नाम हम I12 रखते हैं, क्योंकि वो I1 की इमेज है जो मिरर 2 के अंदर बनी है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि M2 से रिफ्लेक्टेड रेज जो I12 से आती हुई नजर आ रही है वो M1 पे जाके टकराएं और M1 में I12 की इमेज बनाए जिसका नाम हम I121 रखेंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक किसी मिरर से एक ऐसी इमेज बने जो दूसरे मिरर के पीछे हो ताकि उसकी फर्दर इमेज जनरेट ना हो पाए। अब ये तो हुई I1 फैमिली जो जनरेट हुई थी जब पहला रिफ्लेक्शन मिरर 1 पे हुआ था। इसी तरीके से अगर पहला रिफ्लेक्शन मिरर 2 पे होता तो I2, I21, I212 और इस तरीके से एक फैमिली और जनरेट होती। अब आपको बस इन सारी इमेजेस को प्लॉट करके उन्हें गिन लेना है। सवाल ये है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है और लाइन AO दोनों मिरर्स के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रही है तो सबसे पहले तो आप पेपर के ऊपर अल्फा और बीटा लिख लीजिए। इसके बाद आप क्रिस क्रॉस पैटर्न में इन एंट्रीज के अंदर थीटा एंगल जोड़ते जाइए। ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी एंट्री 180 डिग्री से छोटी रहे। ध्यान रहे 180 डिग्री या उससे बड़ा एंगल आपको नहीं लिखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इनमें से हर एक एंट्री अपने आप में एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट कर लेना है। अगर नंबर ऑफ एंट्रीज n आ रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। बस आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है और वो ये है कि अगर दोनों फैमिलीज की लास्ट एंट्रीज और थीटा का सम एग्जैक्टली 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों फैमिलीज की आखिरी इमेजेस आपस में कंसाइड कर गई हैं। इस केस में आप इन दोनों को दो नहीं बल्कि सिर्फ एक इमेज की तरह गिनेंगे, इसलिए आपका फाइनल आंसर n नहीं n-1 आएगा। आइए इस ट्रिक को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दो मिरर्स के बीच में एंगल 80 डिग्री है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस्ड है कि लाइन AO एक मिरर से 20 डिग्री एंगल बना रही है और दूसरे मिरर से 60 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न लिखने के लिए पहले हम 20 डिग्री लिखते हैं, फिर हम 60 डिग्री लिखते हैं और उसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न में इसके अंदर 80 डिग्री ऐड करते जाते हैं। जब 20 में 80 डिग्री ऐड होता है तो यहाँ बनता है 100 डिग्री, 60 में 80 डिग्री ऐड होता है तो यहाँ बनता है 140 डिग्री, 140 में 80 डिग्री ऐड होगा तो बनेगा 220 डिग्री और 100 में अगर 80 डिग्री ऐड होगा तो उस केस में बन जाएगा 180 डिग्री। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हम 180 या उससे बड़े नंबर्स नहीं लिखते हैं तो इन एंट्रीज को हम लोग ओमिट कर देते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास हो जाती हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो मतलब n की वैल्यू आ गई 4, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर भी होगा। लेकिन क्या यही हमारा आंसर है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों फैमिलीज की लास्ट एंट्रीज और 80 डिग्री को टोटल करते हैं। तो यानी कि ये आ जाता है 140 प्लस 100 प्लस 80, जिसकी वैल्यू आती है 320, जो कि 360 के बराबर नहीं है और इसका मतलब आंसर n-1 नहीं है और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n=4 ही आएंगी। कभी कभी बिना ये बताए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है।
जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर दोनों मिरर्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो एक काम करते हैं, चूंकि नंबर ऑफ इमेजेस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी मान लेता हूँ। मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू इस केस में मैंने 30 डिग्री मानी और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 60 डिग्री मान ली। अब इस केस में जब हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं 30 डिग्री और दूसरी तरफ लिखते हैं 60 डिग्री, और फिर किस क्रॉस पैटर्न में हम लोग 90 डिग्री को ऐड करते जाते हैं। जैसे हमने 30 में 90 डिग्री ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, 60 के अंदर 90 ऐड किया तो यहाँ आ जाएगा 150 डिग्री, 150 में 90 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, और 120 में अगर मैंने 90 ऐड किया तो वो आ जाएगा 210 डिग्री। चूंकि 210 एंड 240 दोनों 180 से बड़े हैं तो इन एंट्रीज को हम ओमिट कर देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास एक बार फिर आ जाती हैं 4। तो n की वैल्यू हो जाती है 4, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर होगा। लेकिन इस केस में जब हम चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहली फैमिली की आखिरी एंट्री और दूसरी फैमिली की आखिरी एंट्री और टोटल एंगल यानी कि 90 डिग्री को जब एक्चुअली ऐड किया जाता है तो जो सम आता है वो एग्जैक्टली 360 डिग्री के बराबर आ जाता है। और इस बात का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो n नहीं n-1 होंगी, यानी कि फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 3। ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।